हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया था और उसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, करंट के बारे में देखा, क्या होता है करंट। फिर सेकंड पार्ट में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी, ओम्स लॉ के बारे में बात करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा। अब हम अपने थर्ड पार्ट में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं ये भी पार्ट क्या रहेगा, सेकंड पार्ट ही रहेगा हमारे ओम्स लॉ का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की जितनी भी चीजें ओम्स लॉ की वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमने प्रीवियसली क्या देखा था, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा था क्या आता है, और हमने उसके बाद देखा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, उसके एक्सप्रेशन के बारे में भी हमने देखा। अब हम आगे करते हैं कि वैसे ही उन दोनों एक्सप्रेशन से हम कैसे अपनी ओम्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर अपना, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे हम एक और तरीके से ओम्स लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक करंट का हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, I इज इक्वल टू NEA VD। यहां पे N क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। E हमारा बेसिक एलिमेंट चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10 to the power 19 10 to the power -19 कूलम। ए क्या था हमारा, एरिया था कंडक्टर का, और VD था हमारी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये एक्सप्रेशन हमने प्रीवियसली निकाला जब हमने रिलेशन देखा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वहां पे हमने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, और हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन देखा, स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टाउ। यहां पे स्मॉल ई क्या है, बेसिक यूनिट चार्ज, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम है हमारा मास, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उसका मास, और टाउ हमारा क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो दोनों को स्ट्राइक करने के बीच का जो टाइम रहता है वो। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने प्रीवियसली क्या किया, डिराइव किया। ठीक है, तो इन लोग दोनों एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं। जो भी लोग नहीं देखे वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमने इस एक्सप्रेशन को पूरा डिराइव किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू पुट करेंगे, उसको हम पुट कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज हमने हर बार देखी है। E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज रहता है और L स्क्वायर, यहां पे हम कंडक्टर का पूरा लेंथ लेंगे, और जनरली नॉर्मल एक्सप्रेशन में क्या होता था, R स्क्वायर होता था। तो यहां से यदि मैं एक L निकाल लूं तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 1/L लिख सकता हूं, बिल्कुल। यदि मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये मेरा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V/L हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, बिल्कुल। ये चीज तो हम जानते ही हैं, हर बार हमने ये चीज करी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, V/L। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, VD करंट के एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन। हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ का एक और तरीके से डिड्यूस कर रहे हैं। उसका हमने एक तो हमने देखा ही है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले, या सेम इसका उल्टा बोल सकते हैं। तो VD की वैल्यू हम क्या करेंगे, I में पुट कर देंगे। तो देखते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA हमारा बाहर आ गया, VD की वैल्यू हमने पुट कर दी, E टाउ V/ml। E हमारे बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, टाउ हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और M हमारा मास इलेक्ट्रॉन का, L हमारे कंडक्टर की लेंथ। ओके, अब हम इस एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, V को हम क्या करेंगे, I के नीचे ले लेंगे। V को हम I के नीचे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो I/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी टर्म बची NE² A टाउ बाई ML। तो अभी तक हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो I/V आया हमारा, इसी को यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यदि जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा हमारा, बिल्कुल। और V/I इक्वल टू R तो हमारी ओम्स लॉ बोलती थी, तो V/I का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ML NE² A टाउ। हर टर्म्स की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, मास, लेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक चार्ज, एरिया और हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और V/I इक्वल टू क्या होता है, हमारा R होता है। यही हमारी ओम्स लॉ बोलती है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं। तो V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा R। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पूरी ML NE² A टाउ। और ये पूरी टर्म क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो फिक्स रहेगा, लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो भी फिक्स होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी उसमें फिक्स होगी, जो भी मटेरियल होगा पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो
बेसिक एलिमेंट चार्ज भी फिक्स रहता है किसी इलेक्ट्रॉन का, वही एक वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया भी कंडक्टर का फिक्स्ड होगा और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी लगभग सेम ही रहेगा क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट, और इसी यही क्या होगा हमारा आर का एक्सप्रेशन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पूरी टर्म आर हो गई, तो v/i = r, तो v = IR। तो ये एक और तरीका है ओम्स लॉ को डिड्यूस करने का, ये हमारे आगे के टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। तो हम ये चीज पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज देखें। ओके, तो ये एक तरीका है डिड्यूस करने का ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, मोबिलिटी के बारे में देखते हैं क्या होती है मोबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो क्या होगा, ड्रिफ्ट मोबिलिटी का हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, डायरेक्शन तो नहीं लिखते हम क्योंकि नेगेटिव साइन उसमें लगाना पड़ेगा, हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और उसका हम रेशियो ले लें किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोबिलिटी बोल सकते हैं। ओके, किससे डिनोट करेंगे इसको, हम म्यू से डिनोट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यदि हम वैल्यू पुट करें तो क्या हमने डिराइव किया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ एम, बेसिक यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से ई और ई कैंसल आउट हो जाएगा, तो मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ई टाउ बाई एम। ये क्या आ जाएगा हमारा मोबिलिटी का एक्सप्रेशन। जिसकी मोबिलिटी देखेंगे उसका चार्ज रखेंगे और उसका मास रखेंगे, देखते हैं आगे जाके। वेयर टाउ क्या है हमारा, इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिए, क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो दो कोलिजन के बीच का इंटरवल, टाइम इंटरवल होता है 10⁻⁻14 सेकंड, जितना कुछ रहता है, बहुत कम रहता है, वो होता है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द चार्ज व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट होता है, तो वही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड एम क्या है हमारा, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो भी चार्ज पार्टिकल की हम मोबिलिटी देखेंगे उसका मास होगा। कैसे, देखते हैं। यदि हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, म्यू ई से। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, म्यू ई से। तो क्या हो जाएगा, ई बेसिक यूनिट चार्ज तो सबका सेम ही रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा। टाउ ई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसका रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिर्फ तो इलेक्ट्रॉन ही मूव होता है, दूसरा क्या चीज मूव होगा, तो हम एक और चीज एज्यूम करते हैं कि एक होल्स होते हैं जो मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं तो उन जगह में क्या हो जाता है, एक प्रकार का होल्स बन जाता है। वो होल्स एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो भी मूव करते हैं। इस चीज को हम और डिटेल में कहां पे पढ़ेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर्स लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम उसको रीड करेंगे। तो होल्स भी क्या होते हैं, होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और वो भी क्या होते हैं, मूव होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात करें हम, तो पहले मैं एक्सप्रेशन देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं होल्स क्या होते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू एच, होल्स के देख रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ई बेसिक यूनिट चार्ज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होल्स का, और मास ऑफ दी होल्स, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वेयर टी टाउ ई और टाउ एच क्या है हमारी, ये टाउ है मतलब रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स का, होल्स क्या है, एक प्रकार की कैविटी बन जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं रेस्पेक्टिवली। Me और Mh क्या है, रिफर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रेस्पेक्टिवली। दोनों में चार्ज क्या होगा, दोनों का बेसिक यूनिट चार्ज तो E होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं होल्स के बारे में क्या होता है, आगे हम पहुंचेंगे यूनिट्स के बारे में, बट हम फर्स्ट देख लेते हैं होल्स के बारे में। नोट पॉइंट, इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें होल्स के बारे में और पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी के लिए क्या जानना है हमारे लिए जरूरी कि होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं हम उनको। एक प्रकार का गैप रहता है वो जब उस पोजीशन से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, अ होल इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर विद ए पॉजिटिव चार्ज। होल क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर होता है जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी टू दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड क्या रहता है उसका, सेम रहता है, मतलब बेसिक यूनिट चार्ज तो E का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, मगर जो उसकी पोलैरिटी रहती है वो अलग रहती है इलेक्ट्रॉन से। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो होल्स की पोलैरिटी मतलब उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों एक प्रकार के चार्ज कैरियर्स ही हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो का सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में। हम जनरली इसको और अच्छे से एनालाइज करके पढ़ते हैं। अ होल इज द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर प्लेस। होल क्या होगा, एक प्लेस हो जाती है जब किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाता है तो वो अपनी एक वेकेंट जगह छोड़ जाता है। वो वेकेंट जगह भी हम क्या बोलते हैं, मूव करती है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो होल क्या है, एक एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर प्लेस में इन एन एटम, किसी एटम के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज नॉट ए फिजिकल पार्टिकल, एक जनरली फिजिकल पार्टिकल नहीं है इन दी सेम सेंस एज इलेक्ट्रॉन। यदि सेम हम इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में देखें तो एकदम ये एक फिजिकल पार्टिकल नहीं है, एक वेकेंट जगह रहती है। बट हम सेमीकंडक्टर्स जब पढ़ते हैं तो वहां पे मानते हैं कि होल्स भी क्या होंगे, मूव होंगे, मतलब उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है, अ होल कैन बी पास्ड फ्रॉम वन एटम टू एटम इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एटम से टू अनदर एटम, टू अनदर एटम इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। होल्स भी क्या होते हैं, मूव होते हैं। ओके, तो वो एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हमने उसकी भी मोबिलिटी देखी। ऑलराइट, तो हमने देख लिया अब होल्स क्या होता है। अब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम मोबिलिटी की यूनिट्स देखें क्या होगी, तो ऊपर में क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते थे, E इज इक्वल टू F बाई क्यू, ऐसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे में, तो हम उसको उल्टा लिखेंगे, न्यूटन बाई कूलम। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों से मीटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं हम, बिल्कुल। तो मीटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो क्या हो जाएगा, मीटर, ये जो ऊपर वाला मीटर है वो स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कूलम वैसी रखा हुआ है हमारा, और सेकंड को भी हम वैसी रख देते हैं, और न्यूटन मीटर हो जाएगा नीचे में। ओके, अब न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल्स बोल सकते हैं हम, बिल्कुल। जूल्स किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन की यूनिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसको हम जूल्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। बाकी सब टर्म सेम रहेगी, मीटर स्क्वायर, कूलम बाई सेकेंड। ओके, अब हम फिर से जूल्स बाई कूलम को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं हम पोटेंशियल जूल्स बाई कूलम को। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम क्या पढ़े थे, वर्क डन बाई चार्ज, यही होता है, वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट क्या होगी हमारी, जूल्स, और चार्ज की यूनिट होगी हमारी कूलम। तो जूल्स बाई कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, या हम पोटेंशियल के यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। तो दो मेन यूनिट कौन सी होगी मोबिलिटी की, जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है, एक कूलम मीटर न्यूटन सेकंड, एक ये यूनिट होगी, और एक मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड्स। दोनों यूनिट क्या होगी, दोनों यूनिट जो येलो से है, ये दोनों यूनिट से हम मोबिलिटी को डिनोट करते हैं। मैंने दोनों यूनिट के बारे में बता दिया कि वो कैसे आती है। ओके, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4, मतलब एक प्रकार की जो वैल्यू रहती है वो किस ऑर्डर में रहती है, 10 टू द पावर 4 के पावर में रहती है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड्स। प्रैक्टिकली हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है वो बहुत कम जगह के लिए रहती होगी, ज्यादा वहां पे स्पेस नहीं होता होगा, तो इसलिए हम उसको किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही वाली यूनिट जो है हमारी मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड्स। तो प्रैक्टिकली हम इस यूनिट में देखते हैं, मगर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें मीटर में ही यूनिट मिलेगी एक ठो। ठीक है, मोबिलिटी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मोबिलिटी क्या है, कभी नेगेटिव में नहीं आता, एक प्रकार की क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, तो अभी हमने मोबिलिटी के बारे में देखा, आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट यदि हम देखें तो टोटल करंट इन दी कंडक्टिंग मटेरियल इज द सम ऑफ द करंट्स ड्यू टू पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, होल्स,
एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल करंट तो हम देखते ही हैं ऐसा, जब भी हम कभी टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे तो जो चार्ज का मोशन होता है, चार्ज बाई टाइम होता है हमारा करंट का एक्सप्रेशन, चाहे वो कोई भी चार्ज मूव करे। तो जब भी हम टोटल करंट कहीं पे निकालेंगे तो वो कैसा होगा कि दोनों चार्ज का हम लेंगे, दोनों चार्ज को हम टाइम से लेके और दोनों को सम करेंगे। मतलब पॉजिटिव करंट कैरियर्स के कारण भी होगा, होल्स के कारण भी करंट जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मतलब नेगेटिव करंट कैरियर्स के कारण भी क्या होगा, करंट जनरेट होगा। हमने देखा है ये चीज प्रीवियसली जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में करंट से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट हमने देख लिया, अब हम एक क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं मोबिलिटी से ही रिलेटेड। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। करंट हमें निकालना है, फाइंड द करंट निकालना है हमें कॉपर वायर से जिसकी लेंथ क्या है, 0.2 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर, एरिया दिया है उसका कंडक्टर का, व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है कंडक्टर के अक्रॉस। गिवन दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.5 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ओके, तो आप समझ सकते हैं अब ये यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट होगा, तो दोनों को उसने ऊपर लिखा तो इनवर्स लिख दिया। ओके, एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम्स। ओके, ये डाटा नहीं भी देता तो भी हमको पता है बेसिक यूनिट चार्ज क्या होता है, the number density of electrons in copper wire is 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब या मीटर की पावर -3। तो एक प्रकार का क्या दिया है, पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, करंट का एक्सप्रेस मतलब करंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी, क्या क्या गिवन है हमें। गिवन वैल्यूज, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कंडक्टर की लेंथ गिवन है जो कितनी है, 0.2 मीटर। ओके, और क्या गिवन है हमें, कंडक्टर का एरिया गिवन है जो कितना है, 1 mm स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, दो डाटा हो गए। पोटेंशियल दिया है हमें उसके अक्रॉस, कितना दिया है, 4 वोल्ट्स का, 4 वोल्ट्स का दिया है बिल्कुल। और क्या गिवन डाटा दिया है हमें, मोबिलिटी गिवन है म्यू, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4.5 into 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट्स। ये हमारी मोबिलिटी की यूनिट हो गई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट्स हमें गिवन है। और बेसिक यूनिट चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन का जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, और क्या गिवन डाटा दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है हमें n, जो कितनी है, 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल बाई लेंथ होगी कंडक्टर की, बिल्कुल। पोटेंशियल कितना दिया है हमें, 4 वोल्ट्स का दिया है, तो 4 डिवाइड बाय लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कितनी गिवन है हमें, 0.2 मीटर गिवन है। तो यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, और क्या होगी यूनिट इसकी, वोल्ट बाई मीटर। तो ये भी हम लिख सकते हैं वोल्ट बाई मीटर। और हम जनरली एक और यूनिट क्या देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन बाई कूलम, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होती है, तो ये यूनिट भी सही है इसकी। और दूसरी यूनिट देखते हैं, दूसरी यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहती है, न्यूटन बाई कूलम रहती है, यही रहती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, बिल्कुल। फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इंटू कर दूंगा, किसको, मीटर को। यदि मैं मीटर मीटर यहां पे इंटू कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा मेरा जूल्स। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो जूल्स बाई कूलम मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं इसको पोटेंशियल बाई
वोल्ट्स बाई मीटर भी बोल सकता हूं, तो दोनों यूनिट सही है। न्यूटन बाई कूलम भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, और वोल्ट बाई मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट हमारी सही होगी, तो कोई भी यूनिट लिखें कोई टेंशन नहीं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। तो करंट का क्या करेंगे, हम सीधा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ का पोर्शन, ये गिवन डाटा वाला पोर्शन को क्या करते हैं हम, आपको दिख रहा होगा पूरा, इसको पूरा रब कर देते हैं। पॉज करके तो आप कभी भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर का करंट कितना होगा। करंट थ्रू दी कंडक्टर, कंडक्टर बोल सकते हैं या हम वायर भी बोल सकते हैं, एल। तो क्या एक्सप्रेशन था हमारा करंट का, आई इक्वल टू, और ब्राइट कलर ले लेते हैं यदि नहीं दिखेगा आपको तो, आई इक्वल टू, क्या हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था इसमें, एन ए एन ई स्क्वायर, स्मॉल ई का स्क्वायर, कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये हमने करंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ वैल्यू को हम एक ई को हम क्या करते हैं, अलग ले लेते हैं, क्योंकि हमें मोबिलिटी गिवन है। तो क्या हो जाएगा, ए एन, एक ई को यहीं रखते हैं, इनटू एक ई को हम बाहर ले लेते हैं, स्मॉल ई, कैपिटल ई, और क्या हो जाएगा हमारा, ई को भी हम अंदर रख सकते हैं क्या, ठीक है, ई को भी इधर ही ले लेते हैं हम, कैपिटल ई को भी हम यहां ले लेते हैं। ओके, और यहां पे क्या बचा, एक हमारा ई बचा, टाउ बचा, और एम रहा, बिल्कुल, टाउ बाई एम। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या बन जाएगा हमारा, म्यू बन जाएगा, मतलब मोबिलिटी बोल सकते हैं ये। और ये म्यू की वैल्यू क्या है, हमें गिवन है, तो वैल्यू अब हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहां पे, बिल्कुल। ओके, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आई का, आई इज इक्वल टू ए एन स्मॉल ई कैपिटल ई म्यू। ये क्या बन गया हमारा, करंट का एक्सप्रेशन बन गया, किसके, मोबिलिटी के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, सीधा यहां पे पूरी वैल्यूज को अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब इस तरफ के पोर्शन को हटाते हैं, ये हमारा एक नया एक्सप्रेशन बन गया, मोबिलिटी के टर्म में करंट का एक्सप्रेशन बन गया। अब हम पूरी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू एन, ए कितना दिया था हमें, कंडक्टर का एरिया हमें गिवन था, बिल्कुल, और 1 mm था, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 था, तो सीधा हम ले लेते हैं 10 टू द पावर -6। ओके, इंटू एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कितनी गिवन थी, 8.5 इंटू 10 की पावर 28। ओके, इंटू में फिर उसके बाद बेसिक यूनिट चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने कैलकुलेट करी, जो कितनी थी हमारी, 20। ओके, फिर मल्टीप्लाई में और क्या बचा, म्यू, मोबिलिटी हमें गिवन है, कितनी हमें मोबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, जो है हमारी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, जितनी भी 10 की पावर है उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, और फिर जितने पॉइंट्स वाले हैं उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पूरी 10 की पावर को हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा हमारा, -3 आएगा। तो यहां से यदि हम आई का आंसर देखें, इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 की पावर को पूरा आप एक साथ सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 10 टू द पावर -3 बचेगा, और बाकी सारी चीजों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन आएगा 1224 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा हमारा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। और एक और टर्म में लिखे इसको, -3 एम्पियर है। ओके, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं हम इसको, आई इज इक्वल टू, -3 को आगे ले लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1.224 एम्पियर भी लिख सकते हैं इसको। तो यही हमें निकालना था, और ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।
1.224। 10⁻³ को हमने क्या कर लिया, आगे ले लिया। ओके, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशन कि कौन सी ऐसी प्लेस रहेंगी जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। ओके, क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि पूरा कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या है हमारी ओम्स लॉ, रहती क्या है, पूरा उसके बारे में पढ़ा, बट हमने लिमिटेशंस नहीं देखी। तो ओके, चलिए लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द डिवाइस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। सच एज क्या, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर। ये सब चीजें क्या है, ओम्स लॉ को एकदम फॉलो नहीं करती, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की कोई एकदम यूनिक वैल्यू नहीं रहती, चेंज होते रहती है वो। तो और कौन कौन सी डिवाइस है, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। तो जब पहले सेमीकंडक्टर्स नहीं आए थे तो लोग वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज करते थे। तो ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, सेमीकंडक्टर तो हम पढ़ेंगे ही पूरा। ये क्या रहता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, मतलब उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें। कंडक्टर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते। दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी है वो किसमें आएगी, सेमीकंडक्टर। डायोड्स होते हैं हमारा, ये भी हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर्स। तो ये सब जो डिवाइस होती है ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती। ओके, द रिलेशन V by I equal to R, यही है हमारी ओम्स लॉ, इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा V by I is equal to R, ये क्या रहता है, वैलिड रहता है दोनों के लिए, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए। मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो वैलिड रहेगा कि अभी क्या करंट फ्लो हो रहा है, अभी क्या पोटेंशियल है, तो उसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मगर रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और सबकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट में चेंज हो सकती है। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है, मगर ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगी, मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस की हर बार। फॉर ओमिक कंडक्टर द वैल्यू ऑफ R इज कांस्टेंट। यदि हम ऐसे चीजों की बात करें, ओमिक कंडक्टर्स मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती है, उसमें R की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब वो चेंज होते रहती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, आई ओम्स लॉ फेल। मतलब जो नॉन ओमिक चीजें, नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती, उसमें आर की वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ आर एज फॉलोज। देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा 3 ठोक इसकी क्या है, मेन लिमिटेशंस है। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला। ओके, ऊपर वाला चीज पहले हम देखते हैं, फिर नीचे की चीज मैं आपको बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लीनियरली विद करंट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या हो सकता है, नॉन लीनियरली वेरी कर सकता है करंट के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, करंट की वैल्यू है और नीचे क्या है, एक्स एक्सिस में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो एक हद तक थोड़ा सा लीनियरली चला, उसके बाद क्या हो गया कि करंट अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज करने लग गया। पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है बट करंट क्या होने लग गया, अचानक से इंक्रीज होने लग गया। तो नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है पोटेंशियल करंट के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा। तो द वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वो साइन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है कि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इफ आई मतलब करंट इज द if I is the current for a certain V, then reversing the direction of V, keeping magnitude fixed, does not produce a current of same magnitude. जैसे हम एक पोटेंशियल देके रखे हैं कंडक्टर के दो एंड में, पॉजिटिव और नेगेटिव देके रखे हैं, और रिवर्स कर दिया हम पोटेंशियल को, जो एंड पॉजिटिव था उसको हम नेगेटिव कर दिए और जो एंड नेगेटिव था उसको हम पॉजिटिव कर दिए। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स कर देना पोटेंशियल को। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जरूरी नहीं है उस पोटेंशियल में वही करंट की वैल्यू मिले, ये वही चीज दिखा रही है। इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ से देखेंगे। मतलब यदि आई करंट है और वी एक सर्टेन पोटेंशियल वी पे, तो यदि हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे वी का, मतलब जो एंड पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर देंगे, तो कीपिंग मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, और जो V का मैग्नीट्यूड है मतलब जितने वोल्ट्स का हम पोटेंशियल लगा रहे हैं उतना ही लगाते रहेंगे, तो वो उतना ही करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना वो पहले फॉरवर्ड बाइसिंग में प्रोड्यूस कर रहा था। इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। देखते हैं आगे डायग्राम में। तो फर्स्ट हमने देखा कि नॉन लीनियरली वेरी कर सकता है, अब ये हम डायग्राम में देख सकते हैं।
दिस हैपेंस फॉर एग्जाम्पल इन ए डायोड। ऐसा किस में होता है? डायोड के केस में होता है, जो हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। बट अभी हमें हमारे लिए यहाँ पे क्या देखना जरूरी है कि करंट और वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं अलग अलग जगह में। वी विल स्टडी इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। ये डायोड के बारे में तो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे करंट और वोल्टेज का हमें रिलेशनशिप देखना है, पोटेंशियल का। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार से हमारा पॉजिटिव एक्सिस में तो क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है, और इधर तरफ जो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है ये एक प्रकार का क्या है, रिवर्स बायस है। मतलब हम पोटेंशियल चेंज कर दिए, जो एंड पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिए और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव कर दिए, मतलब बैटरी का वायर एक प्रकार से चेंज कर दिए। तो यदि हम यहाँ पे देखें, जब फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब एक एंड पॉजिटिव है और अगला नेगेटिव है, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज का वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज है, करंट क्या कर रहा है, नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है पोटेंशियल के साथ। मगर जैसे हम उसको रिवर्स बायस किए तो करंट देखिए अलग प्रकार से फ्लो करने लग गया, ग्राफ चेंज हो गया, और मैग्नीट्यूड भले हम सेम रखें पोटेंशियल का, तो भी करंट देखिए अलग वे में फ्लो कर रहा है। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, मगर जब हम जस्ट पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, मतलब पॉजिटिव एंड को नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव कर देंगे, तो करंट ना माइक्रो एम्पियर में फ्लो करने लग जाएगा। तो यही चीज है ऐसी डिवाइसेस जहां ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगी। सेम यही डायग्राम दूसरे तरीके से आपको यहां पर दिखा है, करंट और उसका, करंट और वोल्टेज पोटेंशियल का रिलेशनशिप, दोनों डायग्राम लगभग सेम है। इधर वाले हिस्से को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का मतलब हम पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं दोनों एंड की। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, भले वो हल्का सा ग्राफ आपको दोनों जगह का सेम दिख रहा है, मगर आप करंट की वैल्यू देखिए। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या हो रहा है, मिली एम्पियर में फ्लो कर रहा है, मगर रिवर्स बायसिंग में हमारा करंट क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर में फ्लो होने लग जाएगा। तो करंट की भी वैल्यू चेंज हो जाती है यदि हम पोटेंशियल की वैल्यू भले कांस्टेंट रखें। तो ये क्या है, एक और लिमिटेशन ओम्स लॉ की, कि हर जगह फॉलो नहीं होगी। V बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर तो फॉलो करेगा वो रिलेशन, मतलब उससे हम हर पॉइंट पॉइंट पे वैल्यूज निकाल सकते हैं भले। थर्ड यदि हम लिमिटेशन देखें तो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V और करंट I इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं रहता, i.e. देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट I। तो एक और इसकी लिमिटेशन क्या है कि एक वैल्यू I में क्या हो सकता है, बहुत सारी करंट की वैल्यू हो सकती है, मतलब एक पोटेंशियल में करंट की वैल्यूज भी बहुत सारी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि यूनिक वैल्यू ही होगी उसकी, जैसा हमने ओम्स लॉ में देखा है। A material exhibiting some behavior is called गैलियम आर्सेनाइड। एक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसको हम GAAS करके बोलते हैं हम, गैलियम आर्सेनाइड। एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें क्या होता है, करंट की वैल्यूज क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी। ओके, डायग्राम में देखते हैं। तो ये क्या है, नीचे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या है हमारा करंट मिली एम्पियर में। तो आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है यदि पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इनिशियली क्या हुआ, लीनियर रीजन है, कुछ टाइम तक लीनियर रहेगा। ओके, मतलब कुछ टाइम तक थोड़ा सा फॉलो कर ले रहा है ओम्स लॉ। फिर उसके बाद नॉन लीनियर रीजन देखिए, यहाँ पे करंट और पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है करंट हल्का सा हो रहा है। आगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में क्या हो जाएगा, पूरा करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का मतलब ये है कि किसी का भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो एकदम कम हो जाता है, नेगेटिव चले जाता है एकदम, मतलब वो करंट को ज्यादा अपोज करना छोड़ ही देता है एक टाइम के बाद। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में देखिए करंट की वैल्यू ड्रॉप हो जा रही है एकदम अचानक से। ओके, और पोटेंशियल क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है। तो यूनिक नहीं है इसकी वैल्यू, अलग अलग पोटेंशियल में अलग अलग करंट की वैल्यू हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है किसकी, ओम्स लॉ की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और रेजिस्टिविटी का एक और एक्सप्रेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो चीज देखते हैं। ओके, तो ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे वाली चीजों का टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं पहुंचूंगा वहां पे। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट, रेजिस्टिविटी को हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल of a conductor is defined as the resistance of a unit length with unit area cross section। यही चीज हमने देखा है, हमने प्रीवियसली क्या देखा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी L बाई ए,
यही हमने एक्सप्रेशन देखा, क्योंकि हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ के, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो दोनों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट यूज किया। यही कांस्टेंट क्या होता था हमारा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हम इसी को बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखा था, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, तो वही डेफिनेशन बोल रहा है, ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का ही होगा, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विच विथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ द गिवन कंडक्टर। मतलब एक और तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक यूनिट एरिया का किसी कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, मतलब आर और एल रहेगा और एरिया, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती थी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम्स मीटर। क्यों, क्योंकि आर एल बाई ए था, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ऊपर में लेंथ थी और नीचे में मीटर स्क्वायर था। मीटर, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 मीटर बचेगा। तो क्या होती थी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम्स मीटर। ये सब चीज हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है, हमने उसको एक बार पूरा डिराइव किया प्रीवियस लेक्चर में, तो दोबारा नहीं करेंगे हम। बस उसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस के डायमेंशन में एक और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता होगा वो एल स्क्वायर होता होगा, यहाँ पे एक एल क्यूब क्या आ गया है, ज्यादा आ गया, मतलब एक एल और उसके साथ क्या हो जा रहा है, इंटू हो जा रहा है। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कैसे हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के डायमेंशन, एकदम बेसिक से पोटेंशियल करंट का पूरा डिराइव करके हमने वो चीज निकाली है। ओके, तो क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो, जो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, एल होगा लेंथ कंडक्टर की और ए क्या होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां से यदि हम रो की रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आर के पास ए चले जाएगा, आर ए बाई एल, ये वैल्यू आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो R की वैल्यू निकाली जस्ट इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, जब हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ देख रहे थे, तो वो R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, ml ne स्क्वायर ए टाउ, ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि यही वैल्यू हमने क्या करी थी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में। अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने ये वैल्यू देखी थी फर्स्ट टॉपिक की। तो ये R की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे इंटू ए बाई एल। ओके, अब हम यहां से देखते हैं, एल और एल कैंसल आउट हो जाएगा, एरिया और एरिया भी कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब रेजिस्टिविटी की क्या वैल्यू आएगी, एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। एम क्या होगा हमारा मास, किसका मास होगा, वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। एन क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ई हमारा बेसिक यूनिट चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है, और टाउ क्या होगा हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द अबव फॉर्मूला, इट इज क्लियर दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से हम देखेंगे किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, जितने ज्यादा फ्री, मतलब यहां से हम देखें यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो वो कंडक्टर रेजिस्ट कम करेगा करंट के फ्लो को, बिल्कुल। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी यदि ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, तो भी कम होगी। ओके, देखते हैं डिटेल में। तो एन का तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा रहे कंडक्टर में, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट, रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, 1/n से। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, i.e. रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में। एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या हम बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो नेचर ऑफ मटेरियल में भी तो डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर हुआ तो ज्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंसुलेटर हुआ तो बहुत ही कम फ्री, मतलब बिल्कुल ही नहीं होंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे उसमें। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, नेचर पे डिपेंड करेगी ही करेगी। कंडक्टर हुआ तो यदि हम कंडक्टर को इंसुलेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो इंसुलेटर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल फ्लो करने ही नहीं देगा अपने अंदर करंट, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं उनके पास, एकदम लो रहते हैं या नील रहते हैं, नेग्लिजिबल रहते हैं इंसुलेटर। तो जिसके पास एकदम कम है उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये बोला कि रेजिस्टिविटी नेचर पे भी डिपेंड करती है कि कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, मतलब उसके कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगा वो। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, 1/टाउ के। टाउ क्या है हमारा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो दो कोलिजन के बीच का हमने टाइम जो हमने एज्यूम किया था एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करते समय, आई resistivity of a material is inversely proportional to the average relaxation time, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, of free electrons in the conductor। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करेगी, as the value of tau depends on the temperature of the conductor। अब जो ये हमारे एवरेज फ्री जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो अंदर में मॉलिक्यूल्स यदि बहुत ज्यादा मूव कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स के अंदर जो मोशन होता है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके सब मतलब मॉलिक्यूलर लेवल में, एकदम एटॉमिक लेवल में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंपन करते हैं, और कितने प्रकार का मोशन करते हैं वो, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, ये सब करते रहते हैं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा कंपन कर रहे होंगे, अंदर में ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिल्कुल डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या हो सकती है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा, सिंपल सी मीनिंग। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा टाउ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाउ मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल ज्यादा कंपन करने लग जाएंगे, ज्यादा हीट करने लग जाएंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट करने का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगा पार्टिकल्स का, क्योंकि वो ज्यादा हीट करेंगे एक दूसरे को। तो इसका कारण, इसका मतलब क्या होगा, हेंस रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, टाउ कम होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो रेजिस्टिविटी के साथ, ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ही निकालना है, टाउ ही निकालना है इस क्वेश्चन, ठीक है, बिटवीन द कोलिजन एंड फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, कॉपर में निकालना है एट रूम टेम्परेचर। ओके, मतलब दो चीज निकालनी है, हमें टाइम भी निकालना है और फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो अपना पाथ लेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स को हिट करने के लिए, ये लेंथ होती है, ठीक है। गिवन क्या क्या गिवन है, हमें रेजिस्टिविटी दिया है कॉपर की 1.7 into 10 to the power -8 ओम मीटर, ये यूनिट होगी, हमको पता है। डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, कि एक मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वैल्यू तो हमको पता ही रहती है हमेशा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी वैल्यू याद रखनी चाहिए बिल्कुल, 9.1 into 10 to the power -31 kg, ये एक यूनिट एलिमेंट की मास होती है, तो ये वैल्यू भी याद रखना जरूरी रहता है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वीडी दिया है हमें 1.6 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये सब डाटा दिया है हमें, दो चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है हमें, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है हमें, फर्स्ट हमें दिया है रो, मतलब रो क्या, रो होगी हमारी रेजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू दी है हमें 1.7 into 10 to the power
1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम्स मीटर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है हमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। बेसिक यूनिट चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, और हमें क्या दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है हमें इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, क्या क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट क्या क्या चीज करनी है, टाउ निकालना है हमें, मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और मीन फ्री पाथ निकालना है। फ्री पाथ, ये दोनों चीज क्या करनी है हमें, कैलकुलेट करनी है। मतलब वो जो स्ट्राइक होता है दो कोलिजन और उसके बीच का हमारा डिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का हमें रिलेशन पता है, तो रेजिस्टिविटी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा रो इज इक्वल टू एम, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, एम एन ई स्क्वायर बाई एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से टाउ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ को हम इधर ले लिए, तो एम एन ई स्क्वायर बाई रो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सारी वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो मास की वैल्यू कितनी की वन है हमें, 9.1 इंटू 10 टू द पावर, दिख रहा है आपको बिल्कुल, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ओके, डिवाइड बाय एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ई स्क्वायर बेसिक 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, और इंटू रो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, यही गिवन है हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ओके, उधर का नहीं दिख रहा है, 10 टू द पावर -8। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, देखते हैं। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो आप नोट कभी भी कर सकते हैं, वो एंड का नहीं दिख रहा है तो वो 10 टू द पावर -8, मतलब क्या, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट की है वहां पे मैंने एंड। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा आंसर, देखते हैं। आप नोट तो कभी भी कर सकते हैं पॉज करके। तो हमारा आएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ की वैल्यू आएगी हमारी 0.245 इंटू, मैंने भी एक बार सॉल्व करके देखा है, आप भी करेंगे, एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -13, और यूनिट्स क्या होगी इसकी, सेकेंड्स होगी। ओके, एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड्स। ये क्या आ जाएगा हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू, ठीक है 2.4। ओके, सेकेंड चीज हमें क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ निकालना है। मीन, ये कौन सा पाथ रहता है, जो दो कोलिजन के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वही पाथ रहता है स्ट्राइक करने से पहले। तो क्या करनी है हमें, ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा, मीन फ्री पाथ की वैल्यू हमारी Vd इंटू टाउ। सेम जनरल कंसेप्ट हमारा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। बिल्कुल, स्पीड क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाउ क्या है हमारे, यही टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो हमारा मीन फ्री पाथ आ जाएगा। Vd की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने निकाल लिया 2.4 इंटू 10 टू द पावर -14।
तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 10 to the power -4 -14 18 हो जाएगा और 1.6 इंटू 2.4 करना है। ओके, तो 1.6 इंटू 2.4 इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.84 और -4 14 हो जाएगा 10 to the power -18। किसमें आएगा? ये मीटर्स में ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है मीटर्स में ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में है और टाइम भी क्या है हमारा सेकंड में है, तो मीटर्स में आएगा, इसलिए 10 to the power -18 आ रही है। मॉलिक्यूलर्स के अंदर का डिस्टेंस है तो वो बहुत छोटा आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 to the power -18 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो चीज हमें निकालने बोला है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का कैसे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में एक बार देखा है कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, वैसी रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, तो देखते हैं इस बारे में। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज गिवन बाय, कैसे रिलेशन से हम उसको वो कर सकते हैं, ये एक प्रकार का क्या रहता है, इंपीरिकल रिलेशन रहता है। मतलब ये क्या होता है, इसको आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, बट आपको इसको याद रखना है कि ये रिलेशन होता क्या है, क्योंकि ये रिलेशन क्या होगा, आपका यूज होगा कभी भी आपको टेम्परेचर के बारे में दिया। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जीरो प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये क्या है टी माइनस टी जीरो। रो जीरो क्या है, रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी कितनी होगी वो, और ये टी कौन सा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का, और ये टी कौन सा है, जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, और ये रो कौन सा आएगा, जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है वही वाला उसी टेम्परेचर पे रो आएगा। ये कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। ओके, टी जीरो क्या होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा क्या होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे वो हर जगह रहता है, जैसे हम 11 में पढ़ते हैं थर्मल एक्सपांशन में, अभी हमने प्रीवियसली रेजिस्टेंस में भी पढ़ा है, ये वही अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, देखते हैं वेयर रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है उसकी वैल्यू। रो जीरो क्या होगा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी जीरो, मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा उस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर क्या है, उस पॉइंट पे हमारी रेजिस्टिविटी क्या है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमें रेजिस्टिविटी पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, किस टेम्परेचर पे निकालना है वो पता है, तो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा उस टेम्परेचर की क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये जो रो है इसको हम क्या करते हैं, अंदर दे देते हैं, तो रो जीरो प्लस क्या हो जाएगा, रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। ओके, अब इस रो जीरो को हम क्या करते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, इसके पास ले लेते हैं, तो रो माइनस रो जीरो, इधर क्या हो जाएगा, रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल अल्फा को यहीं रख देते, बाकी दोनों वैल्यू को इसके नीचे दे देते। ओके, देखते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो जीरो टी माइनस टी जीरो, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। मतलब रो माइनस रो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, डी रो लिख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंस ही है वो, और टी माइनस टी जीरो को हम डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल वो भी टेम्परेचर डिफरेंस ही है, और ऊपर भी वो रेजिस्टिविटी का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी रो बाई रो जीरो 1 प्लस डी टी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दस टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या हमारा, अल्फा ऑफ इलेक्ट्रिकल resistivity is also defined as the fractional change in electrical resistivity। फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे, ये देखिए ये जो पूरी टर्म है ये क्या है हमारी, फ्रैक्शनल चेंज ही है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। ओके, डी रो बाई रो जीरो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट मतलब डिवाइड में चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी का हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके,
अब यदि हम मेटल्स के बारे में बात करें, फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए क्या रहती है, अल्फा की वैल्यू, रेजिस्टिविटी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ऑब्वियस ही बात है, मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है। ये चीज हमने रेजिस्टेंस में देखा है, रेजिस्टेंस रहेगा ही तो रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी क्या बढ़ती है, मेटल्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेम ऐसा रेजिस्टेंस के साथ भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम अपनी इक्वेशन 1 को देखें, कौन सी थी हमारी इक्वेशन 1, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। द इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट अ ग्राफ ऑफ रो प्लॉटेड अगेंस्ट टी, यदि हम रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करेंगे, वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसे रहेगा, वो एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब यहां पे देख सकते हैं, ये जो वाई एक्सिस में हमारी रेजिस्टिविटी है और एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो एक प्रकार से क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, एकदम नीचे नहीं। ये रो जीरो की वैल्यू देखिए अब यहां पे, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टिविटी होगी यहां पे, यहां से कुछ टेम्परेचर तक उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मगर यदि हम और हाई लेवल टेम्परेचर पे वर्क करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, कम टेम्परेचर में ही, मतलब चेंज हो सकती है, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी। तो ये कुछ टेम्परेचर रेंज के बीच में ये वाला एक्सप्रेशन हमारा वैलिड रहता है। ये जो पॉइंट है हमारा जहां पे रो जीरो और टी जीरो है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, और एकदम कम टेम्परेचर में यदि हम वर्क करेंगे 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर में, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगी। इस ग्राफ का ये मतलब है यहां पे। और एकदम हायर टेम्परेचर में वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा। एट टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो डॉटेड लाइन का जो बॉक्स है इसके अंदर वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। द ग्राफ डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाएगा, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए ही इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। द इक्वेशन 1 कैन बी यूज्ड अप्रोक्सीमेटली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही यूज होती है। एकदम हायर टेम्परेचर में और एकदम ठंडे टेम्परेचर में वो चीज वर्क नहीं करेगी। अराउंड एनी रेफरेंस टेम्परेचर T0 where the graph can be approximated as स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन जैसा। मतलब ये इक्वेशन हमारी फॉलो होगी। एकदम कम टेम्परेचर में, एकदम हाई टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन अलग हो जाएगा, तो वो चीज फॉलो नहीं करेगी वहां पे। ओके, बट हम जितनी भी चीजें बनाएंगे उसमें सारी चीजें जगह फॉलो होगी वो चीजें। अब यदि हम रेजिस्टिविटी अलग मटेरियल्स के बारे में बात करें, जैसे फॉर सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर कैसे मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आएंगे। द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट फिगर ए में हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड चीज, यदि हम एलॉयज के बारे में बात करें, एलॉयज मतलब अलग अलग मेटल के कंपोनेंट्स को लेके हम एक स्ट्रॉन्गर मेटल या हम एक अलग प्रकार का मेटल बनाते हैं। जो फॉर एलॉयज द रेजिस्टिविटी इज वेरी लार्ज। एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, बट हैज ए वीक डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी एलॉयज की क्या रहती है, बहुत ज्यादा लार्ज रहती है, मतलब वो करंट के फ्लो को अच्छा खासा रेजिस्ट करेंगे, मगर टेम्परेचर के साथ उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम रहती है। देख सकते हैं आप, ये यहां पे बहुत हद तक क्या है, रेजिस्टिविटी 0 है, उसके बाद क्या हो रही है, एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन जैसे वो कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे वेरी कर रही है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हमारे घर में देखेंगे जब भी आप शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाता है, उसका वायर तुरंत बर्न हो जाता है, जल जाता है। मतलब उसके वायर ऐसे रहते हैं कि जब भी एक्सेस करंट यदि फ्लो हुआ कहीं भी सर्किट में तो वो वायर क्या हो जाएगा, तुरंत बर्न हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। किस एलॉय के बने रहते हैं वो, जिंक, कॉपर और सिल्वर के, जिंक, कॉपर और सिल्वर एलॉयज के रहते हैं, एंड एल्यूमिनियम। दिस इज बिकॉज एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी।
ऐसा क्यों? क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जितना ज्यादा वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे उतना ज्यादा वो हीट डिसिपेट करेंगे, और हीट डिसिपेट होने के कारण क्या होगा, वायर गल जाएगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, ज्यादा करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए क्या होता है, फ्यूज वायर क्या होता है, तुरंत जल जाता है और टूट जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। दिस कॉज वायर टू मेल्ट। इससे क्या हो जाता है, जो फ्यूज का वायर रहता है, हम देखे होंगे ऐसे निकाल के लगाते हैं, उसका वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। कब? इफ ए करंट मोर देन सेफ करंट विल फ्लो थ्रू दी सर्किट। जितना हमारा सेफ करंट है उससे ज्यादा यदि करंट फ्लो होने लग गया सर्किट में, तो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। एकदम ज्यादा करंट आया तो वो ज्यादा रेजिस्ट करने लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, खुद मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर के लिए। इसलिए क्या बोला, वीक डिपेंडेंसी रहती है टेम्परेचर के साथ एलॉय की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स यूज होते हैं और उसमें 4 बैंड के कलर्स होते हैं। क्या कलर क्या शो करता है और वो कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितना टॉलरेंस बताता है, ये चीज के बारे में देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल रहता है, एकदम ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, बस आपको कलर का कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, मतलब सीरीज याद रखनी पड़ेगी। देखते हैं, तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। बहुत सारे कार्बन रेजिस्टर्स यूज होते हैं, उनके लिए कैसा कलर कोड रहता है, उनके बैंड्स का क्या रहता है, ये चीज देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वेरी ओवर ए वाइड रेंज। मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है जो हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल्स मतलब जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमारी डिवाइसेस, कैमरा, मोबाइल, ये सब चीजों में, तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर सबकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। दीज रेजिस्टेंस आर यूजुअली कार्बन रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस यूज होते हैं हमारे यहाँ, मतलब जो भी रेजिस्टर्स हमारे उसमें यूज होते हैं, वो कौन से रहते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस रहते हैं। एंड ए कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और हम क्या करते हैं, एक कलर कोड यूज करते हैं। आप कोई भी रजिस्टर को देख के, उसका कलर कोड देख के उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। इवन टॉलरेंस भी बता सकते हैं कि कितना चलेगा, कितना और ज्यादा ये सह सकता है, कितना कम थोड़ा सा सह सकता है। देयर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम किलो ओम टू मेगा ओम। इनकी वैल्यूज कितने रेंज में रहती है, किलो ओम से मेगा ओम की रेंजेस तक जाती है। किलो ओम मतलब 10 टू द पावर 3, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 ओम्स। ओके, देयर परसेंटेज एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड बाय ए कलर कोड प्रिंटेड ऑन देम। और उनकी जो परसेंटेज एक्यूरेसी रहती है वो भी क्या रहती है, एक कलर कोड बताता है जो उसके एकदम एंड में एक प्रिंटेड रहता है। देखेंगे अभी हम उसके बारे में। कार्बन रेजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, inexpensive and are used in electronic circuits। तो जितने भी कार्बन रेजिस्टर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो इसका फायदा होता है कि किसी भी छोटी जगह में हम लगा सकते हैं। इनएक्सपेंसिव मतलब ज्यादा महंगे भी नहीं रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी क्या होते हैं, बहुत फुल वो यूज होते हैं। देखते हैं, तो अब यदि हम उसके कलर कोड के बारे में बात करें, तो ये एक टेबल है जिसमें मैंने हर कलर को एक एक बार मेंशन करने की कोशिश करी है ताकि आपको सारा कलर समझ में आए। देखते हैं, कलर, नंबर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, ये टेबल रहता है। ये टेबल को कैसे आपको याद रखना है मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे इस टेबल को हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारा, ब्लैक कलर। तो ब्लैक का नंबर क्या रहता है, 0 से शुरू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि ब्लैक कलर आया एंड में तो मल्टीप्लायर क्या शो करेगा, वो 10 टू द पावर 0 शो करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ब्राउन कलर, जिसका नंबर रहता है 1, मल्टीप्लायर शो कर कितना करता है, वो 10 टू द पावर 1 शो करता है। ठीक है, अभी मैं आपको टेबल बता रहा हूं, आपको पूरी चीज समझ में आएगी कैसा रहता है। थर्ड कलर होता है हमारा, सेकंड कलर क्या होता है, याद रखिएगा, 0 से शुरू होता है और 10 टू द पावर 0 से शुरू होता है। ये चीज याद रखने वाली चीज है। ठीक है, ताकि इससे आपको और हेल्प मिलेगी। ओके, रेड कलर की वैल्यू क्या रहती है, 2, नंबर रहता है 2 और मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2। जो नंबर रहेगा वही उसका मल्टीप्लायर रहेगा 10 की पावर। इसका मतलब ये 2 डिजिट बताते हैं नंबर, और कितना मल्टीप्लाई हो रहा है उससे वो चीज बताती है। रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। ऑरेंज हमारा 3rd नंबर, येलो 4 और ग्रीन 5 नंबर, और 3 है तो इसका मल्टीप्लायर भी क्या होगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। मतलब ये यदि कलर आया तो हमें पता चलेगा कि इतना मल्टीप्लाई करना है। कैसे आपको समझ में आएगा, ये तीनों, ये जितने भी कलर्स है ये टॉलरेंस के लिए यूज नहीं होते हैं।
टॉलरेंस के लिए सिर्फ 3 कलर ही यूज होते हैं और वो रेजिस्टर्स के एंड में वो 3 ही कलर बस रहते हैं, 2 कलर रहते हैं, एक तो कोई कलर नहीं रहता यदि नहीं है तो। ओके, तो पहले हमने किसमें देखा, ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, मैंने कलर भी शो किया है ताकि दिखे। अब ब्लैक में ही ब्लैक कैसे दिखाएंगे, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड किया मैंने, और ब्राउन में, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। और देखते हैं, और टेबल रहता है इसका। फिर नेक्स्ट कलर, कलर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। नीचे वाला मैं आपको दिखाता हूं, ब्लू कलर जिसका नंबर रहता है 6, वॉयलेट 7 से डिनोट करते हैं, ग्रे 8 से, व्हाइट हमारा 9 से, और सबके मल्टीप्लायर वैसे ही होंगे 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ओके, तो ये कलर का क्या रहता है, नंबर्स रहते हैं अपने, ठीक है। ये नंबर का सीक्वेंस भी आपको कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। और यदि नीचे के 3 कलर देखें, कौन कौन से, ऊपर वाले में हल्के से ऊपर कर दे रहा हूं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड और सिल्वर और कोई कलर नहीं है तो इनका एक मल्टीप्लायर तो रहता है 10 टू द पावर -1, जहां पे हल्का सा अलग होता है, और 10 टू द पावर -2। मगर यही क्या बताते हैं, एक्यूरेसी और टॉलरेंस बताते हैं उसकी। तो यदि इसके एंड में गोल्ड कलर है तो इसका मतलब 5% का टॉलरेंस हम ले सकते हैं, ±5% का। और सिल्वर कलर है तो ±10% का हम टॉलरेंस ले सकते हैं उस जगह में, मतलब इतना है वहां पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी वेरी करेगी तो चलेगा वो रेजिस्टर उस जगह में, ठीक है। और यदि कोई भी कलर नहीं है, नो कलर, तो वहां पे हमारा 20% का टॉलरेंस रहता है, या हम उसको बोले एक्यूरेसी, या इतना हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई भी हम डिवाइस खरीदते हैं तो वो एक स्पेसिफाइड, मतलब अपने स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन के साथ आती है कि इतने इतने में चलेगा, और उसमें मतलब एक रेंज होती है कि थोड़ा सा बढ़ गया तो भी चलेगा, मतलब कितना बढ़ गया, 5-10 बढ़ गया, ऊपर नीचे हो गया तो भी ये चीज वहां पे चल जाएगी। यही होता है एक्यूरेसी और टॉलरेंस। तो ये 3 चीज बताती है हमारी, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर कार्बन रेजिस्टर्स में। ओके, इस बारे में और डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे, एग्जांपल देखते हैं। द कलर ऑफ फर्स्ट टू बैंड A and B corresponds to the number। तो जो पहले दो, ऐसा आपको एक कार्बन रेजिस्टर दिखेगा, ये रेजिस्टर क्या होगा, ऐसे अपने एंड से कनेक्टेड होगा किसी जगह में, और यहां पे जो तीन बैंड रहेंगे, स्टार्टिंग में 3 बैंड और लास्ट में 1 बैंड। लास्ट वाला जो बैंड रहेगा उसका कलर या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या कोई कलर नहीं होगा, ये बैंड होगा ही नहीं। यहां ये बताएगा एक्यूरेसी उसकी। पहले जो 2 बैंड है A और B, ये बताएंगे नंबर। तो जैसे हमने सीक्वेंस नंबर देखा, ब्लैक का क्या है 0, रेड का क्या है 2, तो वो कैसा हो जाएगा 0 2। थर्ड वाला जो कलर रहेगा, थर्ड वाला कलर मल्टीप्लायर रहेगा, ग्रीन हुआ, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन 3, तो 0 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स का ये क्या बताएगा, ऐसा रेजिस्टेंस बताएगा। ओके, देखते हैं, अभी तो मैंने बस ऐसे ही बताया, आपको मैं पूरी चीजें बताता हूं। तो जो बैंड है फर्स्ट 2 कलर, मतलब A और B, यहां पे क्या कलर दिख रहा है हमें, ब्लैक दिख रहा है और रेड दिख रहा है, बिल्कुल विजिबल है। तो पहले जो 2 बैंड A और B क्या करस्पॉन्ड्स करते हैं, नंबर, मतलब क्या नंबर आएगा वहां, ये तो दोनों कलर का नंबर होगा, वो दोनों नंबर को हम लिख लेंगे। ओके, एंड द कलर ऑफ थर्ड बैंड C, जो तीसरा बैंड रहता है यहां पे, तीसरा बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है, कि ये दो नंबर के साथ कितनी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड वाला बैंड का कलर रिस्पेक्टिवली। द फोर्थ बैंड, यदि हम फोर्थ बैंड के बारे में बात करें, तो फोर्थ बैंड हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स दी टॉलरेंस। जो ये लास्ट वाला बैंड है, ये हमें क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है कार्बन रेजिस्टर की, कि कितना ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, 5%, 10%, 20%, तीन ही रेंज है अपने पास। 20% रहा तो कोई कलर नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है, गोल्ड है, इसका मतलब ये ऑरेंज हल्का सा दिख रहा है, बट ये गोल्ड कलर है, मैं एकदम गोल्ड शो नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे हल्का सा उसको ऑरेंज दिखाया, बट ये है क्या, गोल्ड कलर और सिल्वर। और एक और चीज है, लास्ट वाले बैंड में ऑरेंज कलर आ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गोल्ड कलर आता है और सिल्वर कलर आता है, या तो कोई कलर नहीं रहता। गोल्ड शो करेगा 5%, सिल्वर शो करेगा 10% टॉलरेंस, और कोई कलर नहीं रहा तो वो 20% तक की टॉलरेंस शो करेगा कार्बन रेजिस्टर में। ओके, अब एग्जांपल से देखते हैं, यही जो कार्बन रेजिस्टर हमें दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा देखते हैं। तो यदि हम ये कार्बन रेजिस्टर कंसीडर करें जिसमें बैंड ए, मतलब ये वाला ए बैंड एंड बी ऑफ ब्लैक और रेड कलर हमें दिख रहा है, ब्लैक और रेड कलर का है, हैविंग वैल्यूज, ब्लैक की वैल्यू क्या होती है 0 और रेड की वैल्यू क्या होती है 2।
इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है 2। ओके, एक बार हम टेबल में भी देख लेते हैं ताकि आप और श्योर हो जाए। तो यदि हम टेबल देखें, ये देखिए ब्लैक की वैल्यू क्या है 0 और रेड की वैल्यू क्या है 2। तो आप देख सकते हैं ब्लैक की वैल्यू 0 और रेड की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, तो क्या हो गया, स्टार्टिंग के दो नंबर आए 0 2, मतलब 2 का है अभी। अब देखते हैं हम मल्टीप्लायर। तो यहां पे ग्रीन रंग है, ग्रीन रंग कौन सा मल्टीप्लायर शो करेगा हमें देखते हैं। ये देखिए ग्रीन रंग पांचवा नंबर होता है तो 10 टू द पावर 5, मतलब 02 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स का क्या है वो रजिस्टर है। ओके, और थर्ड कलर क्या था उसमें, गोल्ड कलर था। फोर्थ बैंड क्या था हमारा, गोल्ड रंग का था। तो नीचे के तीन ही बताते हैं हमारे टॉलरेंस गोल्ड है, मतलब 5% का। तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स का वो रजिस्टर था जो हमें फोटो में यहां पे दिख रहा है, और इसमें टॉलरेंस कितना है, प्लस माइनस 5% का इसका टॉलरेंस है। ओके, तो ये रजिस्टर कैसा होगा, 0.2 ये ब्लैक का नंबर, 2 किसका, हमारे रेड का नंबर। ये ब्लैक का नंबर है, ये रेड का नंबर है, सेकंड बैंड बताएगा, मल्टीप्लायर थर्ड बैंड बताएगा, और ये ओम्स। बट द फोर्थ बैंड डी हैविंग गोल्ड कलर, क्या है फोर्थ बैंड का हमारा गोल्ड कलर है, विच रिप्रेजेंट्स दी टॉलरेंस, कितना, 5 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस शो कर रहा है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर, जो कार्बन रजिस्टर अभी हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 5 का टॉलरेंस। तो आप कोई भी कार्बन रजिस्टर देखेंगे तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ओके, तो क्या होगी वैल्यू, 0.2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है इस कार्बन रजिस्टर का, और इसको हम जिस जगह में लगा सकते हैं वहां 5 प्लस माइनस 5% का हम टॉलरेंस सह सकते हैं। तो ये आ जाएगी उस रजिस्टर की वैल्यू। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कलर देख के किसी भी कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। ओके, अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए एक प्रकार की सीली चीज होती है, कुछ लाइंस होती है जिसको हम बोल के याद कर लग सकते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे हम साइन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन का हम चीज याद रखते हैं। तो कैसे याद रखते हैं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो सम पीपल हैव, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये एक प्रकार की सीली चीज है, मगर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यदि आपको कोई भी चीज बनानी है, और आपको ऐसे कोई चीजें याद रहती है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप किसी और को मत बताइए, मगर जब आप बना एकदम सही ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही क्या होता है, चार क्वाड्रेंट का हम कैसे याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऐसे करके। तो सेम इसको भी याद करने के दो लाइंस, क्या, नाउ टू फाइंड आउट द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर वी नीड टू रिमेंबर टू लाइंस। तो दो लाइंस यदि आप याद रखें तो आपका हो जाएगा। कैसा, पहला, ब्लैक ब्राउन रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मतलब ब्लैक ब्राउन रॉय है और वो कहां से है, ग्रेट ब्रिटेन से है, उसकी बहुत अच्छी बीबी है, और वो क्या, गोल्ड सिल्वर नेकलेस वियर करती है। ये एक लाइन से आप याद कर सकते हैं। या आप ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ये क्या है, ये सब ना आपको कलर शो कर रहा है। बी मतलब ब्लैक, फर्स्ट वाला ब्लैक ब्राउन का तो नाम वो सही लिखा है। आर मतलब रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन, ब्रिटेन मतलब ब्राउन, ठीक है। वी मतलब क्या हो जाएगा, वॉयलेट, सेकंड वाला जी क्या आता है हमारा, ग्रे का आता है, डब्ल्यू मतलब व्हाइट, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ऐसी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे को कौन सी लाइन अच्छी लगी, ये वाली, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट, मतलब जो तुम्हारे गेट है उसका ब्लैक ब्राउन रॉड है और वो बहुत बढ़िया हो जा रहा है, बिकेम वेरी गुड जब उसको हम व्हेन गिवन सिल्वर कलर, व्हेन गिवन सिल्वर कलर, जी मतलब गोल्ड, एस सिल्वर तो है ही, और कलर का मतलब यहां पे नो कलर है। ओके, कैसे इसको याद कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने एक फिगर बनाई है, जो सेकंड वाली लाइन है, इस सेकंड वाली लाइन को हमने यहां पे लिया, फर्स्ट लाइन को मैंने नहीं लिया। तो सेकंड वाली लाइन को यदि हम देखें तो आपको विजिबल है बिल्कुल। तो क्या है, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट। ओके, तो मैंने सबका अपना अपना कलर यहां पे शो कर दिया। ब्लैक मतलब, ओके, ब्लैक को हम ब्लैक नहीं दिखा सकते ब्लैक बोर्ड में, इसलिए इसको मैंने बस पर्टिकुलरली व्हाइट ले लिया। तो ब्लैक मतलब 0 से शुरू होगा, ब्राउन का नंबर 1, रॉड का नंबर 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, और जो नंबर होगा वही उसका क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एकदम इजीली याद कर सकते हैं। सब कलर्स आपको यहां पे शो हो रहे हैं। ब्लैक 1 0 से शुरू होगा, ये चीज याद रखनी जरूरी है, 10 टू द पावर 0। और याद रखिएगा, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। आखिरी की जो 3 है वो कार्बन रेजिस्टर के टॉलरेंस शो करेंगे।
ओके। और टॉलरेंस सिर्फ हमें याद रखना चाहिए कि नीचे के तीन ही होंगे और वो सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, गोल्डन और सिल्वर कलर से ही टॉलरेंस शो होती है। और एक कलर मतलब कोई कलर नहीं होगा वहां पे, कलर का मतलब है नो कलर होगा, यहाँ पे मीनिंग है। तो टॉलरेंस कितनी होगी इसकी, और ये मल्टीप्लायर भी शो करते हैं गोल्ड और सिल्वर, 10⁻⁻1 का मल्टीप्लायर और 10⁻⁻2 का मल्टीप्लायर। गोल्ड की टॉलरेंस 5%, 10% और कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस क्या होगी 20%। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का, इस चीज को आप अपने कॉपी में बना के रख सकते हैं जो मैंने बनाया है। एक बार आपको ये लाइन याद हो गई ना तो उसके पहले लेटर से आपको उसका कलर याद आ जाएगा, क्या है ब्लैक ब्राउन। बस एक चीज याद रखनी है, जी 3 बार आ रहा है तो पहला वाला जी ग्रीन का होगा, दूसरा वाला ग्रे का होगा और तीसरा वाला गोल्ड का होगा। ओके, तो ये चीज से आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं कार्बन रजिस्टर का कैसे होता है करके। ऑलराइट, तो इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे को लगा, तीन आखिरी के आपको टॉलरेंस शो करेंगे कार्बन रजिस्टर्स के, और 0 से शुरू होगा, याद रखिएगा ये चीज। ओके, तो इसको आप एक बार कॉपी में नोट करके बना लें तो इससे आप याद रख सकते हैं, आपको टेबल याद रखना नहीं पड़ेगा। और याद है सब नंबर के साथ उसी नंबर का क्या है मल्टीप्लायर। तो पहले दो जो रंग रहेंगे कार्बन रजिस्टर में वो नंबर शो करेंगे, थर्ड नंबर मल्टीप्लायर शो करेगा और लास्ट वाला जो बैंड दूर में रहेगा वो आपको टॉलरेंस शो करेगा। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि और हमें क्लियर हो जाए। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए रजिस्टर ऑफ 3700 ओम्स जिसकी टॉलरेंस है ±10%, मतलब इतना ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बाई ए कलर कोड। तो आप इसको कैसे कलर कोड में शो करेंगे 3700 ओम्स के रजिस्टर को। ओके, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 3 दिया है। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, अपना तरीके से गिवन लिखेंगे। पहले हम गिवन क्या दिए हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू R = 3700 ओम्स प्लस माइनस कितना है 10% का है। गोल्ड 5% का रहता है, सिल्वर 10% शो करेगा। ओके, तो अब हम यहां से यदि हम देखें तो फर्स्ट क्या है हमारा 3, तो 3 हमारा कौन सा कलर रहता है, थर्ड कलर रहता है। तो 3 क्या शो करता है हमें, ऑरेंज कलर शो करता है। 7 की बात करें तो 7 हमारा कौन सा हो जाता है, 7 पहले जो दो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पहले दो बैंड रहेंगे कार्बन रजिस्टर्स के। थर्ड नंबर ऑरेंज शो करेगा, सेवंथ वाला हमारा शो करेगा वॉयलेट। 7 नंबर हमारा वॉयलेट कलर शो करेगा। और 2 0 है, 2 0 मतलब 10⁻²। इसका मतलब क्या होगा, 10⁻² का मल्टीप्लायर है इसमें। और 10⁻² का मल्टीप्लायर कौन शो करता है, जिसका दो नंबर होता है। दो नंबर किसका होता है, रेड रंग का होता है। तो 10⁻² जो मल्टीप्लायर है उसको कौन शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। ओके, अब एक चीज क्या है, ±10% का क्या है यहां पे टॉलरेंस है। तो ये टॉलरेंस कौन शो करता है, सिल्वर शो करता है, सिल्वर शो करता है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी या स्लैश हम टॉलरेंस भी बोलते हैं। ओके, तो ऐसे आपको समझ में आ गया, 3 ऑरेंज 7 वॉयलेट 2 0 है तो 10⁻² का मल्टीप्लायर है तो वो रेड से शो होगा, और ±10% हमारा सिल्वर कलर शो करेगा। मतलब एक ऐसा कार्बन रजिस्टर रहेगा जिसमें सामने पहले बैंड में ऑरेंज कलर है, दूसरे में हमारा वॉयलेट कलर है, थर्ड बैंड में हमारा रेड कलर है और दूर में कौन सा कलर रहेगा, सिल्वर रहेगा। ऐसा ही हमारा कार्बन रजिस्टर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में आप अपना आंसर लिखेंगे, hence the band of color on carbon resistor, hence the band of color on carbon resistor, और इसके बाद क्या करेंगे, सारे कलर को आप सीरीज में लिख देंगे, इन सीक्वेंस ऐसे आपको लास्ट में आंसर शो करना पड़ेगा। कौन कौन सा सीक्वेंस है, ऑरेंज वॉयलेट
ऑरेंज, वॉयलेट, रेड एंड सिल्वर। ओके तो ऐसे आप शो करेंगे रेड एंड सिल्वर, लास्ट में आप आंसर ऐसा लाइन में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन रजिस्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि हमें क्या हो और समझ में आए। द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड इन टू कार्बन रजिस्टर R1 एंड R2 इज, हमें सीक्वेंस दिया, अब हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहला दो रजिस्टर है R1 R2, पहले वाले का सीक्वेंस क्या है, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू है। दूसरे का सीक्वेंस क्या है, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन है। ओके तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस को पहले हमने देखना है कि क्या होगा और उनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ओके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ब्राउन, ग्रीन और ब्लू है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है क्या क्या गिवन है हमें, पहले गिवन वैल्यूज हमारी R1 हमें गिवन है और उसमें क्या कलर गिवन है हमें, ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर गिवन है। फोर्थ कलर हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो इसलिए याद रखिएगा जब फोर्थ कलर नहीं है इसका मतलब हम यहां पे नो कलर लेंगे, मतलब 20 प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस कार्बन रजिस्टर में, नो कलर। ओके और R2 हमें कितना गिवन है, R2 हमारा है, R2 में हमें क्या क्या कलर गिवन है, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन। ओके और इसका भी फोर्थ कलर नहीं है, तो फोर्थ में क्या है, नो कलर। ओके तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है फर्स्ट देखते हैं हमारा R1 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ब्लैक, तो ब्लैक हमारा क्या शो करेगा, 1 नंबर शो करेगा। ओके फिर ग्रीन, ग्रीन कौन से नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है हमारा। ओके इनटू ब्लू, ब्लू हमारा कौन सा मल्टीप्लायर रहता है, ब्लू हमारा रहता है, यदि आप कलर कोड में देखेंगे तो 10 टू द पावर 6 शो करता है, 10 टू द पावर 6 ओम्स का। और प्लस माइनस कितना परसेंट, नो कलर है तो इसका मतलब 20% क्या होगा, इसका टॉलरेंस होगा प्लस माइनस का। ओके सेकंड वाला देखते हैं R2 हमारा क्या है, ऑरेंज कलर, कौन सा नंबर पे रहता है, ऑरेंज कलर हमारा 3rd नंबर पे रहता है। ओके फिर सेकंड क्या है, ब्लैक, ब्लैक तो एकदम फर्स्ट नंबर रहता है 0। ऑलराइट इनटू ग्रीन, ग्रीन हमारा कौन सा मल्टीप्लायर शो करता है हमें, 10 टू द पावर 5 का, 5 ओम्स। तो ये दोनों रेजिस्टेंस की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। प्लस माइनस कोई कलर नहीं है तो कितना होगा, 20% का यहाँ पे टॉलरेंस होगा। तो ये आ गई हमारे दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हमें क्या बोला है, रेशियो निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, R1 डिवाइड बाय R2 कर देंगे। ओके तो एक बार रब करते हैं, रेशियो निकालना है हमें, रेशियो ऑफ रजिस्टर क्या होगा, R1 बाई R2। फर्स्ट वाला कितना आया था, 15 इंटू 10 टू द पावर 6 और सेकेंड वाला क्या था, 30 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके तो 1 जा 2 जा खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा। तो क्या बचेगा, 10/2 बचेगा। इसका मतलब दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 5। यही चीज हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला था। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या होता है कंडक्टेंस। कंडक्टर का क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ओके देखते हैं, ये चीजें भी क्या रहती है, हमारे लिए जानना जरूरी रहती है। तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा कंडक्टेंस। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, कंडक्टेंस हमारा रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का। इट इज एक्सप्रेस्ड एज G से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है, यदि किसी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा।
मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो करंट के फ्लो को बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो उसका कंडक्टेंस एकदम कम होने लग जाएगा, मतलब वो ज्यादा कंडक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। और रेजिस्टेंस एकदम यदि कम होता है किसी कंडक्टर का, फर्स्ट वाला फिर से देखते हैं, यदि किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान के चलिए किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसका कंडक्टेंस एकदम कम होगा। इसका मतलब हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते उसमें। ओके, और यदि किसी का रेजिस्टेंस कम है, यदि हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स को कंपेयर करें, किसी का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इंसुलेटर्स के मुकाबले तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। देखेंगे ऐसा यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की मोह बोलते हैं, MHO, मतलब ओम इनवर्स। और इसकी एक और यूनिट क्या होती है, सीमेन, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। मोह मतलब ये मोह माया वाला ही है, ठीक है। MHO क्या होता है, ओम इनवर्स, और सीमेंस होता है, ठीक है। द डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें यदि हम कंडक्शन की, तो क्या होगा, वो जो सेम रेजिस्टेंस का, हमने रेजिस्टेंस का क्या किया है, जो डायमेंशन फॉर्मूला रहता है उसको हमने डिराइव किया है, कैसा होता है, जस्ट प्रीवियस वीडियो में। उसी का क्या होगा, उल्टा करके लिखना है। मतलब ये जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये जस्ट रेजिस्टेंस का ही उल्टा है। एम वहां नॉर्मल रहता है, एल क्या रहता है, वहां पे स्क्वायर रहता है, टी की पावर -3 रहती है और ए की पावर -2 रहती है रेजिस्टेंस में। यहाँ पे क्या है, जस्ट उसका अपोजिट लिखा है। तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, कंडक्शन के डायमेंशंस में। m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a का स्क्वायर। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो आप तुरंत एक सेकंड में क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली कैलकुलेट करके दिखाया है प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, कंडक्टेंस, जो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टेंस का। ओके, सेकंड देखते हैं हम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होगी, रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो का, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर। अब ये कैसे एक्सप्रेस्ड होगा, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को, जो क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मोह पर मीटर, MHO, मोह पर मीटर, मतलब ओम्स की पावर -1 और मीटर की पावर -1। ओके, और सीमेंस पर मीटर, और क्या होती है, सीमेंस पर मीटर, S की पावर -1 और S पर मीटर। ओके, तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, हमारा कंडक्टिविटी हुआ। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी का है उसी को हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a स्क्वायर, सेम जैसे हमने रेजिस्टिविटी का हमने देखा है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ वायर कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर का करंट एक वायर कैरी कर रहा है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, उसके अक्रॉस में हमने 1.5 का पोटेंशियल लगाया, जिसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज इट्स कंडक्टेंस, तो फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, उसका कंडक्टेंस निकालना है। इफ वायर इज ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ 5.4 mm स्क्वायर, देन कैलकुलेट इज कंडक्टिविटी। बिल्कुल, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी के लिए हमें लेंथ और एरिया तो चाहिए ही, इसलिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं, हम ही गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। क्या दिया है हमें, करंट की वैल्यू दिया है I, कितनी वैल्यू दिया है हमें I की, 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल की वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट। ओके, ये दो वैल्यू दिया है और ये दो वैल्यू के साथ हमें बोला है निकालो कंडक्टिविटी, मतलब G निकालो, पहला चीज बोला। और क्या गिवन डाटा दिया है हमें, लेंथ दिया है कंडक्टर की 3 मीटर और एरिया दिया है कंडक्टर का
कितना 5.4 mm स्क्वायर। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, और सेकंड वाले दो डाटा देके और हमें क्या निकालने बोला, कंडक्टिविटी निकालो, मतलब सिग्मा। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फर्स्ट हम निकालते हैं हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा, कंडक्टेंस का फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1/R। ओके, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ को यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। मतलब यदि यहां से मैं R की वैल्यू देखूं तो वो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां से मैं क्या करूंगा, R की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, R V/I आएगा और वो उल्टा आएगा, तो I/V। I की वैल्यू कितनी दी है हमें, 0.5 एम्पियर, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5। तो यहां से हमारा कंडक्टेंस कितना आ जाएगा, यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे G की वैल्यू आ जाएगी 0.333। 0.333 क्या होगी यूनिट इसकी, सीमेंस, मतलब S। और दूसरी यूनिट क्या होती है, एक तो ओम इनवर्स, और दूसरी यूनिट ओम इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मोह, MHO। ओके, तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोला है, कंडक्टिविटी निकालने बोला है, सिग्मा। तो क्या होता है, वो अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, रो का। ओके, अब यदि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A होता है। यहां से मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। और यदि मैं R की वैल्यू पुट कर दूं जो क्या होता है, V/I, तो VA/IL हो जाएगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ओके, बिल्कुल VA/IL हो जाएगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अब इसको हम कंडक्टेंस में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जस्ट ऊपर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सॉरी, कंडक्टिविटी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू IL/VA हो जाएगी। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी का। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। आई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.5 इंटू लेंथ कितनी दी है कंडक्टर की, 3, डिवाइड बाय, इसमें पुट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल गिवन है हमें 1.5, और इंटू एरिया कितना होगा, 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, 0.5 है ये, ओके, इंटू 3 1.5, 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6। पॉइंट्स यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से बना देता हूं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 1.85 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आ जाएगी हमारी कंडक्टिविटी वैल्यू। क्या होगी यूनिट, सीमेंस पर मीटर, और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, मोह पर मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, दूसरा वाला। ओके, तो दोनों चीजें हमने क्या कर ली, निकाल ली, यहां पे कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, तो अब हम एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक और तरीके से हम ओम्स लॉ को लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे, रिलेशन बिटवीन जे क्या होता है था हमारा, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है करंट डेंसिटी, जो क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगा। सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा है हमारा कंडक्टेंस,
ओके, ई क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तीनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। ओके, देखते हैं तीनों के बीच का रिलेशन। तो हमने करंट का ये एक्सप्रेशन डिराइव किया, रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्या है, NaE बाई Vd, ये एक्सप्रेशन हमने देखा है। n हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, a हमारा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, E हमारा बेसिक एलिमेंट चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, और Vd क्या है हमारी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यदि यहां से मैं फिर Vd की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, E बाई m टाउ, टाउ हमारा क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, NaE² टाउ E बाई m। m क्या है हमारा, मास है इलेक्ट्रॉन का। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आता है। ओके, तो अब यहां से जो ये a है, इस a को मैं I के नीचे ले सकता हूं, तो I के नीचे a आ जाएगा, बाकी सारी टर्म NE² टाउ E बाई m ऐसे ही रहेगा। अब ये I बाई a हो गया, तो ये I बाई a ही तो हमारा J बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। बिल्कुल, देखते हैं आगे जाके। तो I बाई a क्या बन जाएगा, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारी करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, J, जिसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, NE² टाउ E बाई m। टाउ हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एक और चीज हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म क्या होती है, m, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, MNE² बाई टाउ, यही होती है हमारी रो, क्या है हमारी रेजिस्टिविटी। इसको हमने आज ही डिराइव किया ये वाले को, या पिछली क्लास में देखा होगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, यही वैल्यू है, इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा, तो 1 बाई रो ई, करंट डेंसिटी का ये इक्वेशन आएगा। और 1 बाई रो ई हमारा क्या होता है, 1 बाई रो ई हमारा होता है कंडक्टेंस, होता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस का होता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं, यही तो होती है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं ओम्स लॉ का, वेयर सिग्मा इज दी कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी है, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही क्या है हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसका, ओम्स लॉ का। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर जस्ट हमारा पहला मेजर टॉपिक कंप्लीट हो ही गया है, लास्ट कंडक्ट क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं हम मटेरियल की, मतलब हम मटेरियल्स की कंडक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के टर्म्स में। तो फर्स्ट पॉइंट, On the basis of conductivity, materials can be classified into following categories. कौन कौन सी कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं, आर मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है या नील होती है, होती ही नहीं है बिल्कुल। इंसुलेटर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते। एग्जाम्पल जैसे ग्लास, रबर एसेट्रा। सेकेंड क्या होते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कैसे मटेरियल होते हैं, आर मटेरियल्स whose electrical conductivity is very high। कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब इंसुलेटर के मुकाबले उनका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब ये इंसुलेटर से कंपेयर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल सिल्वर, एल्यूमिनियम हम जानते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। थर्ड यदि हम बात करें सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दोनों के बीच में लाई करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में। दीज आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दोनों के बीच में इन लोगों की कंडक्टिविटी लाई करती है सेमीकंडक्टर्स की। एग्जांपल क्या होगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यही एग्जांपल आपको हमेशा सुनने मिलेगा सेमीकंडक्टर का, क्योंकि इसी से बनती है जो पूरी चिप्स होती हैं। आप देखे होंगे कोई भी चिप आप देखे होंगे, सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वीडियो गेम खेलते होंगे तो आजकल तो नहीं खेलते लोग, जो भी आप चिप्स देखे होंगे किसी की भी, कोई भी चीज आप खोलेंगे तो वो सब सेमीकंडक्टर्स बनी रहती है। ओके, तो लास्ट एक नोट पॉइंट थर्मिस्टर्स के ऊपर। थर्मिस्टर्स क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है, इज अ हीट सेंसिटिव डिवाइस। क्या होती है, वो हीट को एकदम इंटरेक्ट करती है, सेंसिटिव डिवाइस रहती है हीट से। हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत रैपिडली चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। ओके, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो उसकी कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, बिल्कुल।
ए थर्मिस्टर कैन हैव ए रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 1.1 ओम से 10 टू द पावर 7 ओम तक का रेंज में रेजिस्टेंस हो सकता है एक थर्मिस्टर का, ओके, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन, वो उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बना है। सेकंड पॉइंट, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन मेटल और एलॉय की हम बात करें ड्रॉप्स टू जीरो, मतलब फुल कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेसिप्रोकल में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा यदि सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगी तो, ठीक है। व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, मतलब एकदम यदि हम उनका टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, एकदम कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तभी हम उसको सुपर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ड्रॉप टू जीरो हो जाता है। इट वॉज ऑब्जर्व बाई, पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था, प्रोफेसर कैमरिंगन इन 1911 में फर्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको, सुपर कंडक्टिविटी को, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, इस चैप्टर का फर्स्ट जो मेजर टॉपिक है ये वाला टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब हमारे 3 मेजर टॉपिक्स बचेंगे, ओके। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।